हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बिल्कुल सारे ठीक ठाक हो गए। पढ़ाई पे दोबारा आ जाते हैं। आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम क्लास 9th के लिए। चैप्टर का नाम होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम बेसिक पे आ जाते हैं। मैटर क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupies space, right? Everything having mass and which occupies space is called matter. This occupies space means you can also write anything which has mass and volume, because what is volume? Volume is the space occupied by any object. Then we must know about their units, right? So what is the SI unit of mass? It is kilogram. And SI unit of volume is meter cube, right? Do you remember any quantity which relates both mass and volume? I think you have come to know it is density. Density is mass upon volume, ratio of mass to volume. मतलब mass divided by volume is called density. Density का यूज़ आपको पता होगा कहाँ पे? फ्लोटेशन सुना होगा आपने, चीज़ें तैरती हैं डूबती हैं पानी में। That happens due to density, right? अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी से कम होगा तो that will float on water, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाती है, राइट? डेंसिटी का ये कंसेप्ट होता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को यूज करके इस डेंसिटी का यूनिट क्या बनना चाहिए? मास का यूनिट तुम्हारा किलोग्राम एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब। जब इनको डिवाइड करते हैं आप, इट बिकम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, राइट? दिस इज डेंसिटी। अब ये करने के बाद इस मैटर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस या एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, इसको और सिंपल कर सकते हैं हम। क्या बन जाएगी फिर? एनीथिंग विच हैज़ डेंसिटी, राइट? सिर्फ 4 वर्ड में यू आर एबल टू डिफाइन मैटर। ये मैटर की डेफिनेशन हो जाती है हमारी, राइट? अब आगे बात आती है मैटर बना किससे होता है। फर्स्ट चैप्टर में तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? केमिस्ट्री जब भी आती है तो सबसे पहले एक चीज़ आती है एलिमेंट्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एंड मैटर बहुत सारा है, सारा का सारा मैटर है यूनिवर्स में, राइट? ये पेन मैटर है, आदमी की बॉडी मैटर है, पानी मैटर है, हवा मैटर है, राइट? सारी चीज़ें ये क्या हैं? मैटर। और सब किससे बने हैं? एलिमेंट्स से, राइट? तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, राइट? लिख देते हैं यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स, दैट इज एलिमेंट, राइट? तो एलिमेंट जो होते हैं आपके, दे आर मेड अप ऑफ particles, and these particles are, they can be atoms and
molecules, and this is the name of our chapter. इस चैप्टर को ही पढ़ेंगे हम अबाउट एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, राइट। अब सबसे पहले बात आती है एटम क्या है। तो एटम किसी भी मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल देखो एक दीवार बनी हुई है तुम्हारे पास, राइट, उसको आप तोड़ते जाओ, लास्ट में आपके पास ब्रिक बचती है। जैसे कोई भी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको छोटा से छोटा करते जाओ तो आपको सेल मिलता है। तो हम कहते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। ऐसे ही ब्रिक इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल। इन द सेम वे एटम इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एलिमेंट, राइट। तो एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो अब जो एटम है इसको क्या लिखें हम? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे एग्जिस्ट। इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा, मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम्स करते हैं। एंड एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और कभी कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई आई हैव रिटन मे। तो अब इस मे पे आगे चलते हैं हम। इट मीन्स ये हुआ कि कुछ एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, ये आपके होते हैं मेटल्स, राइट। एलिमेंट्स में आपने 3 टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट। तो मेटल्स के जो एलिमेंट है ना वो 100% इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और फिर आते हैं एटम्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो कौन होते हैं हमारे? नॉन मेटल्स, राइट। अब जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो क्या करते हैं फिर? एग्जाम्पल हो, अपनी क्लास में तुम जाते हो, आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते हो किसी कारण से, यू आर न्यू इन दैट स्कूल और इन दैट सिटी, तो क्या करोगे आप? यू विल ट्राई टू मेक फ्रेंड्स। और कैसे फ्रेंड्स ढूंढोगे आप? अपने जैसे, राइट। तो बिल्कुल अपने जैसा ही ग्रुप बनाने चाहोगे टू अटेन इंडिपेंडेंस, राइट। और कई बार दूसरे भी हम इकट्ठे करते हैं, दूसरे जो एक अपना बनने के बाद एक और को भी डाल लेते हैं हम ग्रुप में, तो उस टाइम पे वो अलग टाइप के केमिकल वो बनेंगे सब्सटेंसेस जिनको हम बोलेंगे केमिकल कंपाउंड्स, राइट। अभी हम इस पे मॉलिक्यूल्स पे बात कर रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, तुमने कभी भी ऑक्सीजन का लिखा होगा, कभी कोई पूछता व्हाट इज ऑक्सीजन, व्हाट डू यू से? O2, राइट। अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखते हो? H2। व्हाट डज इट शो? इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन का एटम जिसका सिंबल होता है O, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये क्या करता है? अपना मॉलिक्यूल बना लेता है, राइट। और इस मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी इसने भी क्या किया? अपने टाइप के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके, केमिकल रिएक्शन करके और अपना मॉलिक्यूल बना लिया। इतना क्लियर? हाँ, तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो एटम्स हैं हमारे कैसे हुए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस,
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कौन हुए ये? मेटल्स। एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। जब भी इनके फॉर्मूले लिखते हो आप सिर्फ ये लिखते हो KNaCl, इनके आगे कोई 2 नहीं लगाते हैं या 3 नहीं लगाते हैं। तो दूसरे टाइप के जो एटम्स बनते हैं हमारे, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये कौन होते हैं हमारे? नॉन मेटल्स। और इनका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, राइट। तो इन सब में देख रहे हो आप सेम टाइप के एटम्स हैं। और ये चीज़ें बोली जाती हैं इनको क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में आपने क्या देखा? दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप के एटम्स होंगे, राइट। अब जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा बन जाता आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आपसे पूछे पानी क्या होता है, व्हाट इज वाटर, फॉर्मूला फॉर वाटर, तो तुम सीधा सीधा बोलोगे H2O, राइट, H2O। एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यू आर गोइंग टू से CO2। इसमें आपने देख रहे हो एक तो H है और एक O है, राइट। 2 एटम्स ऑफ H कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? अलग अलग एटम्स हैं एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर by a chemical reaction, right, and this will be called molecule of compound। तो अब molecule of compound में क्या लिखे हम? contains more than one type of atoms, right। और जितने भी ये molecule हैं, all the molecules they are formed due to कौन सी रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस, राइट। और कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ऐसे ही रैंडमली नहीं हो जाती है, दैट हैज़ टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन लॉज। कुछ कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, राइट। एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में हम करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। पहले एक बात समझ में और कर लो, हमने पता तो चल गया कि कंबाइन होते हैं, बट वाई एटम्स कंबाइन? क्यों कंबाइन करते हैं? क्या नीड है उनको? एक तो एग्जिस्टेंस का मैंने बताया आपको, और एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली कब होती है? व्हेन यू आर सेल्फ सफिशिएंट। और एटम्स के अंदर क्या होता है? एक चीज़ होती है नोबल गैस, नोबल गैस। नोबल वर्ड से पता चलता है जो शांत रहता है, इनएक्टिव होता है, राइट, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट इज़ नोबल गैस। तो इनको आप इनर्ट गैसेज भी कहते हैं, इनर्ट गैसेज। तो कोई भी एटम है जब रिएक्ट करेगा तो व्हाट इट वांट्स टू बी? इट वांट्स टू बी नोबल, राइट। तो एक चीज़ याद रखना, एटम्स कंबाइन टू अटेन स्टेबिलिटी और टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
राइट। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स, अगली वीडियोज़ में इसके बारे में बताया जाएगा, राइट। तो अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो ये वर्ड कंजर्वेशन है इसका मतलब होता है किसी का भी कंजर्वेशन लॉ हो ना, तो सिंपल सी बात है, आप लिखोगे दैट थिंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सबसे पहली लाइन यही बनेगी, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बट यहाँ पे ऐड क्या करना पड़ेगा आपको, क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल कॉम्बिनेशन। और केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं डेफिनेशन को। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed during a chemical reaction। सिंपल है बिल्कुल। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कब, इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन की बात आ रही है तो तुम्हें कुछ ऐसा भी समझ में आता होगा कि कोई दो चीज़ें मिलती हैं या एक चीज़ ब्रेक होती है, राइट, और एक नई चीज़ बनती है, राइट। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सम सब्सटेंस इज कंबाइन और टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और अ सब्सटेंस ब्रेक्स एंड फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, राइट। नए बनेंगे। तो जो नए चीज़ें बनने होती हैं, जो बनी होती हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और जो शुरुआत में आपके पास होती हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, राइट। अब जैसे एक सिंपल रिएक्शन है H2 + O2 दैट गिव्स H2O। तो H2 एंड O2 जिसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कहते हैं, दे आर रिएक्टेंट्स एंड H2O इज प्रोडक्ट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये किस में है, ओनली इन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एक टाइप की रिएक्शन तुम और पढ़ोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, कभी वहाँ पे मास इज नॉट कंजर्व्ड, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी मोर देन मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वो मास गया कहाँ, तो दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सन के अंदर होता है, हाइड्रोजन एटम्स मिलके हीलियम बनाते हैं एंड सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी हमें सनलाइट की फॉर्म में मिलती है, राइट। एटम बम सब ने सुना होगा, जापान पे गिरा था हिरोशिमा में, राइट, हिरोशिमा एंड नागासाकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में। तो वो एटम बम भी किस पे बेस्ड था, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज इक्वल टू बी मास ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। एक इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं कि इस रूल का हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं। ये है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और विनेगर सुना होगा, विनेगर हर घर में होता है लगभग, वो इसी एसिड का बना होता है, राइट। जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं तो वी गेट CH3COONA, साथ में H2O एंड CO2। आपके पास ये रिएक्शन दे दी, राइट। हाउ वी कैन यूज़ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपको इन रिएक्टेंट्स और कुछ प्रोडक्ट्स का
मास मिला होगा एंड यू विल हैव टू फाइंड द मास ऑफ अननोन कंपोनेंट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। जो नहीं पता वो आपको निकालना है, राइट। तो पहला मैं इसका लिख रहा हूँ मास, ये एनसीईआरटी बुक में ही है 5.3 और इसका कर देते हैं 6 ग्राम्स। जो वाटर है आपका वो आया 0.9 और ये आया 2.2 ग्राम। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मच दिस सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट। तो हाउ यू कैन फाइंड इट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमारे मास रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं? सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, दोनों का हम सम कर लेते हैं। क्या आ जाता है इसका? 5 + 6 11 11.3 ग्राम्स, राइट। और यहाँ पे जो नॉन है आपका उनका कितना बन जाता है? इसको ऐड करते हैं तो इट इज़ 3.1 ग्राम एंड दिस x इज अननोन। नाउ यूज सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ 11.3 इज इक्वल टू x प्लस 3.1 एंड x की वैल्यू बन जाएगी 11.3 माइनस 3.1। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 8.2 ग्राम्स, राइट। तो दिस is according to law of conservation of mass. Every chemical reaction has to follow this law, right? And this law, एक क्वेश्चन कई बार आता है, who gave this law, right? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं given by Lavoisier। जो पहला लॉ था it was given by a scientist whose surname was Lavoisier, राइट। अब सेकंड लॉ पे चलते हैं। होप ये समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल। उसके बाद सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, उसको करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, ये बड़ा सिंपल है। ये भी कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो कैसे भी बना हो या कहीं से भी आया हो, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके मासेस के बीच में जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, राइट। वो हमेशा डेफिनेट रहेगी। तो इसको ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज in a definite ratio by mass, राइट। सेम रेशो रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल ले लो, H2O, राइट। सबसे सिंपल कंपाउंड है, वेल नोन कंपाउंड है, हर किसी को पता है H2O, राइट। अब जो H है आपका हाइड्रोजन, इसका जो मास है दैट इज 1U। 1U, व्हाट इज U? लिख देते हैं U इज यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास जो टर्म है, इससे पहले क्या यूज किया जाता था? AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो पहले एटॉमिक मास यूनिट होता था, आजकल इट इज़ यूज्ड सिंपल U एंड दैट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो हाइड्रोजन का मैंने लिखा आपको 1U,
नाउ ऑक्सीजन का इट इज 16U। 16U। तो अब इनके कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं तुम्हारे पास, तो आप हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करो और ऑक्सीजन का करो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, what it should be, 1 is atomic mass of 1 atom of hydrogen, यहाँ पे 2 atoms है तो we will get 2U। ओके, mass of oxygen in water, 1 atom only, 16U। Now according to this law we are going to get ratio of hydrogen and oxygen by mass, ratio of hydrogen and oxygen by mass, right? तो mass of hydrogen upon mass of oxygen, तो हाइड्रोजन कितना था 2 and oxygen 16, तो this ratio becomes 1/8 and we can also write it 1:8, right? तो अब जो ये पानी है आपका H2O, चाहे वो किसी भी सोर्स से आया हो, राइट, चाहे वो गंगा जल ले लो तुम, चाहे वो सीवर का पानी ले लो, पानी, तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय मास, दैट विल ऑलवेज बी 1:8। ओके, अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हाइड्रोजन तुम्हारे पास 10 ग्राम है तो पानी कितना होना चाहिए, पानी उसमें ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? सिंपल है, रेशियो इज 1:8। और मैं कह रहा हूँ कि ये मान लो आपके पास 10 ग्राम है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस? दिस शुड बी 80 ग्राम्स, राइट? तो ये रेशियो का ये होता है तुम्हारा। अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। एक कंपाउंड है वेल नोन, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, सारे करते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ। तो इसमें कार्बन का जो मास है इट इज़ 12U एंड ऑक्सीजन का थोड़ी देर पहले लिखा था 16U। अब मास ऑफ कार्बन अगर यहाँ पे निकालते हो आप अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12U हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 2 बिकॉज देयर आर 2 एटम्स, तो 12/32। 12/32 को आप सॉल्व करते हो तो व्हाट डू यू गेट? चार्ज की टेबल में आएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32, तो क्या मिला 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन क्या होंगे? इन द रेशियो ऑफ 3:8। अब वही बात फिर लास्ट में चलते हैं, ये लॉ किसने दिया था? पता होना चाहिए भाई कौन इन लॉज को देता है। तो ये था तुम्हारा प्राउस्ट। प्राउस्ट नाम था इसका, सरनेम प्राउस्ट था, और सरनेम से ही जाने जाते हैं लोग। तो पहले वाला फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवोसियर ने। सेकंड किसने दिया? प्राउस्ट ने। और उसके बाद इसमें एक लॉ और ऐड हुआ था बाद में, जिसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे। वो लॉ दिया था डाल्टन ने, राइट? उसका नाम था, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर बस, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये वाला था तुम्हारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और वो वाला होगा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एंड इट वाज गिवन बाय डाल्टन। और ये कौन सी क्लास में पढ़ोगे आप? क्लास 11th में। अब जब ये लॉज दोनों पढ़े गए 9th क्लास में, जब ये दोनों लॉज पढ़े गए और डाल्टन ने अपनी भी अजम्पशन डाल दी उसके अंदर, अपना भी लॉ दे दिया, डाल्टन्स एटॉमिक
थ्योरी, राइट। अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इसके बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। जितना ये पढ़ा है उसको एनसीईआरटी बुक से भी पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आता है कि ये क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, राइट। कोई भी क्वेरी अनअटेंडेड मत छोड़ो। अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, तो जो भी क्वेश्चन मन में आए उसका सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए तुम्हारे पास। नेवर स्लीप विद एनी डाउट इन योर माइंड, राइट। ओके, थैंक यू।